दर्शकों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कानूनी चर्चा में। व्यूअर्स, यू आर बीइंग वेलकम इन योर ओन YouTube चैनल कानूनी चर्चा। जैसे आप की जानकारी में है कि मैं लॉ सीरीज पे डिफरेंट एपिसोड बनाता हूँ और डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं जो हमारे पार्लियामेंट के एक्ट हैं, जैसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, सिविल प्रोसीजर कोड है, जहाँ दूसरे भी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे भी बात की हमने, जो NDPS पे भी बात होती है, मोटर व्हीकल एक्ट पे बात हुई, और भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पे भी हमने पिछले दिनों बात की। तो आज मैं जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें मैंने देखा कि कुछ हमारे मैजिस्ट्रेट्स और कुछ वकील लोग कई बार बड़ी गलतियां कर लेते हैं, और जो आसान सी बातें हैं जो हमारे यहाँ पे स्टैट्यूटरी बुक्स में अवेलेबल हैं, और पर्टिकुलर आज मैं क्रिमिनल ट्रायल की में जो रेलेवेंट सेक्शंस हैं, जो सम्मन्स और वारंट रिलेटेड है। एक सम्मन क्या है और एक वारंट क्या है, और उसमें ये वारंट और सम्मन कब जारी होता है, क्यों जारी होता है, इसके बारे में आएंगे। और अगर सम्मन और वारंट के बाद हमारा क्या होता है, ये प्रोक्लेमेशन होती है, अटैचमेंट होती है, प्रोक्लेमेशन अटैचमेंट की होती है, और ये इसकी निस्बत हम बात करेंगे। तो आपको पता है कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होती है क्रिमिनल ट्रायल में, क्रिमिनल ट्रायल होता है, और कई बार एक इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग में क्रिमिनल इंक्वायरी भी होती है। ये सारे क्रिमिनल ट्रायल जो हमारे जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है 1973 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, उस पर हम बात करेंगे। और आज मैं कन्फाइन करूंगा चैप्टर 6 पे स्टार्ट करेंगे हम। ये है प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस। तो अपीयरेंस क्या है? इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी कई बार अगर पुलिस अपने लेवल पे कंपेल प्रेजेंस नहीं कर सकती है अक्यूज को, तो असिस्टेंस किसकी? कोर्ट की ली जा सकती है, कंसर्न मैजिस्ट्रेट की ली जा सकती है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की ली जा सकती है, अगर कोई जो ट्रायल जो है वो ट्रायबल बाय द जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है। तो एक ये आ गया। तो दूसरा है, और ऐसा ही एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास भी जो उसके पास प्रोसीडिंग्स होती है, उसके पास ट्रायल नहीं होता, उसके पास प्रिवेंटिव एग्जीक्यूटिव फंक्शन डिस्चार्ज करता है और प्यूनिटिव फंक्शन, और कई बार जो प्रिवेंटिव भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ट्रायल करता है। ट्रायल है हमारे इसके पास, प्रोसीडिंग एंड ट्रायल्स बिफोर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, और जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो किसके पास है? वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का। तो थोड़ा मैं आगे आ जाऊंगा, और हम ये जो प्रोसेस कंपेल करना है, प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज्ड, जो प्रोसेस निकालना है बाय वे ऑफ समन्स एंड वारंट्स, जी हमें इन्वेस्टिगेशन में भी होता है और ट्रायल में भी। कभी एक्यूज्ड अब्सकॉन्ड करता है, कोर्ट वारंट कोर्ट के ही निकलेंगे, समन कोर्ट का ही निकलेगा जी। एक अगर पुलिस को कंपेल करनी है प्रोसेस, तो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान या इंक्वायरी के दौरान तो अप्रोच किसको करना पड़ेगा? ये जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को। और कौन प्रेफरेबली कौन होगा? जिसकी जुरिस्डिक्शन में ऑफेंस होगा। ये एक मैं अभी हम चैप्टर 6 से शुरू होते हैं। ये इसका हेडिंग क्या है? प्रोसेसेस टू कंपेल अपीयरेंस। अपीयरेंस ऑब्वियसली ऑफ एन एक्यूज्ड। फॉर्म ऑफ समन्स, ये सेक्शन 61 है। एवरी समन issued by a court under this code be code of criminal procedure, this 1973, shall be in writing, writing में होना चाहिए, in duplicate, signed by the presiding officer of such court or by such other officer as the high court may from time to time by rule direct and shall be the seal of the court। एक कैसा समन में क्या रिक्विजिट है? एक तो ये डुप्लीकेट भी इशू होगा, इसको सिग्नेचर होंगे मैजिस्ट्रेट के, या अगर मैजिस्ट्रेट की जगह कोई और अथॉराइज्ड ऑफिसर है जो हाई कोर्ट के रूल्स के मुताबिक है, वो भी समन्स पे साइन कर सकता है, और सील ऑफ द कोर्ट होना चाहिए। तो बाकी वो है टाइटल ऑफ द पार्टीज है, ऑफेंसेस,
कौन सी हैं, क्यों किया जा रहा है, तो दैट इज इन द बॉडी ऑफ द एंड टाइटल ऑफ द जिस सम्मन है। सम्मन हाउ सर्व, जिस सम्मन सर्व कैसे किए जा सकते हैं, ये सेक्शन 62 में है। तो ये भी एक कि एवरी सम्मन शैल बी सर्व्ड बाय अ पुलिस ऑफिसर और सब्जेक्ट टू सच रूल्स एज द स्टेट गवर्नमेंट मे मेड इन दिस बिहाफ बाय एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इशूइंग इट और अदर पब्लिक सर्वेंट। जनरली ब्रंट जो है वो पुलिस ऑफिसर ही सर्व करेगा सम्मन जो है, तो वो तो लेकिन अगर रूल्स कोई बनाए हैं तो अदर देन पुलिस ऑफिसर कोर्ट का अपना भी प्रोसेस सर्वर होते हैं, वो भी सम्मन को सर्व कर सकते हैं, लेकिन दैट इज सब्जेक्ट टू और कोई और अदर देन द पुलिस ऑफिसर। ये क्रिमिनल ट्रायल की बात हो रही है आज। तो ये आगे इसमें एक है, अगर प्रैक्टिकल नहीं है, इफ द समन शैल इफ प्रैक्टिकल बी सर्व पर्सनली, जनरल यही है कि पर्सनली सर्व होना चाहिए। अगर पर्सनली नहीं है, ऑन द पर्सन समन्ड बाय और डिलीवरिंग और टेंडिंग टू हिम वन ऑफ द डुप्लीकेट्स ऑफ द समन। देखिए मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कहता है, कोर्ट कहता है कि पर्सनल सर्विस होनी चाहिए जिस बंदे के खिलाफ, जिस पर्सन के खिलाफ सम्मन निकाले गए हैं, उसको एक टेंडर करनी है। और मैंने पहले भी कहा कि ये डुप्लीकेट में सम्मन होगी, इसकी 2 कापियां बनेगी सेम प्रोसेस में, और एक कॉपी दी जाएगी किसको, जिसको सर्विस करवाई जा रही है, और उस पे उसके सिग्नेचर लेंगे, एंडोर्समेंट लेंगे जो प्रोसेस सर्व करने वाला है, साइन वही है। तो ये आ गया, ये सर्विस ऑफ द समन्स आर कारपोरेट बॉडीज एंड सोसाइटीज हैं। तो मैं थोड़ा ब्रीफ में ही जाऊंगा कहने, क्योंकि ये लंबा हो जाएगा अदरवाइज। सर्विस बाय व्हेन पर्सन समन कैन नॉट बी फाउंड, तो जब ये एक सिचुएशन आ गई, अगर फॉर एग्जाम्पल जिसको सर्विस की जा रही है पर्सन, अगर वो नहीं मिलता है बार बार जाने पे, वेयर पर्सन समन कैन नॉट बाय द एक्सरसाइज ड्यू डिलीजेंस, ड्यू डिलीजेंस कर रहा है कौन, जो प्रोसेस सर्वर है, उसने काफी अपनी कोशिश की, बी फाउंड द समन मे बी सर्व्ड बाय लीविंग वन ऑफ द डुप्लीकेट फॉर हिम विद सम अडल्ट मेल मेंबर। इसमें देखिए मेल मेंबर ऑफ हिज फैमिली residing with him and the person with whom the summon is to be left shall if so required by the serving officer sign as receipt thereof on the back of the other duplicate। तो अगर जिसको पर्सनल सर्विस पॉसिबल नहीं है, अवेलेबल नहीं होता, तो फिर क्या करेंगे, तो उसके जो मेल मेंबर है, जो मैंने सिविल प्रोसीजर कोड में ये फीमेल और मेल जेंडर न्यूट्रल है, लेकिन इसमें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जिस सेक्शन जो प्रोवाइड कर रही है, इसमें लिखा है कि जो सर्विस इन एब्सेंस ऑफ द, अगर पर्सनल अपीयरेंस पर्सनल नहीं मिल रहा है, तो मेल मेंबर जो होगा, अडल्ट मेल, नॉट जो अडल्ट होगा, जो मेजर होगा, उसको सर्व किया जाएगा फैमिली की, जिस उस बंदे की फैमिली जिसको सर्व किया जाना है। तो ये आ गया एक प्रोसीजर व्हेन सर्विस कैन नॉट बी अफेक्टेड एज बिफोर प्रोवाइडेड, जो सेक्शन 2 है ऊपर। अगर ये ऑर्डिनरी सर्विस जो पर्सनल सर्विस से भी नहीं हो रहा है, या टेंडर नहीं, जो अडल्ट मेंबर अवेलेबल नहीं किसी फैमिली का, वो जो जिसकी जेकर पीछे किया है, तो उस सूरत में दोनों में क्या किया जाएगा, इफ द सर्विस कैन नॉट बी exercise due diligence be affected as provided in section 62, 63 or 64, the serving officer shall affix one of the duplicate of the summon to some conspicuous part of the court or part of the house or the house homestead in which the person summoned ordinarily resides, and thereupon the court, after making such inquiry as it thinks fit, may either declare that someone has been duly served or order fresh service in such a manner। देखिए इसमें है, अगर ये दोनों सिचुएशन है, अडल्ट मेंबर भी अवेलेबल नहीं है, तो पर्सनल सर्विस पॉसिबल नहीं है, तो ये जो सर्विंग ऑफिसर है उसकी डिस्क्रिप्शन है, उसको एम्पावर किया गया कि वो एक कॉपी जो उसके आउटर गेट पे लगाए, कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस जो हाउस है किसका, जिसके खिलाफ सर्विस हुई है, तो वहां पे एक चस्पा कर दे, एक पेस्ट कर दे, ताकि जब वो कहीं, तो ये, तो इसके बाद क्या होगा,
वो एक अपनी रिपोर्ट बैक पे लिखेगा कि मैंने ये चस्पान किया, मैंने पेश कर दिया है उस कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस पे, हाउस पे जिसकी सर्विस करवानी थी, वो कोर्ट को रिपोर्ट करता, कोर्ट अपनी सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड करेगी कि वाकया ये जो बोल रहा है, इंक्वायरी करेगी छोटी सी, और उसमें ये एक इत्मीनान कर लेगी, सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड होगी, वाकया इसकी ड्यू सर्विस उस बंदे की हो गई है। तो सर्विस ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो ये इसका एक ये भी प्रोसेस है गवर्नमेंट सर्विस कैसे करनी है, वेयर द पर्सन समन्ड इज इन एक्टिव सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट। जिसकी सर्विस करवानी है वो एक्टिव सर्विस में है, जो द कोर्ट इश्यूइंग द समन शैल अर्ली सेंड इट इन डुप्लीकेट टू द हेड ऑफ ऑफिस, जहां वो सर्व कर रहा है उसके हेड ऑफ द ऑफिस, जहां जिस पर्सन बंदे की सर्विस करवानी है उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को वो सर्विस के लिए भेजनी है। फिर क्या होगा, जब हेड ऑफ, लेकिन भेजनी डुप्लीकेट में ही, पर्सन इज एम्प्लॉयड एंड सच हेड शैल देयर अपॉन कांसर। किसकी ड्यूटी बन गई, कौन सर्व करवाएगा, ये सर्व करवाएगा कौन, जिस हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सर्विस करवाएगा किसकी, उस अपने एम्प्लॉय की जिसके खिलाफ, जिसके अगेंस्ट सम्मन इशू किया है कोर्ट ऑफ लॉ ने। तो फिर वो देयर अपॉन द कॉज द समन टू बी सर्व्ड इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 62, वही मैनर है, सर्विस किसने करवानी है, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, एंड शैल रिटर्न इट टू द कोर्ट अंडर हिज सिग्नेचर विद एंडोर्समेंट रिक्वायर्ड बाय दिस। जो प्रोसेस सर्वर का काम था वही काम एचओडी ने करना है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है जिसके खिलाफ, और उस एम्प्लॉय का तो वही एंडोर्समेंट बैक करेगा कि मैंने सर्व कर दी है, और जो ओरिजिनल कॉपी होगी उस पर एंडोर्समेंट करके वापस भेज देगा, तो एक कॉपी उस पर उसको दे देगा एम्प्लॉय कंसर्न को, तो सर्विस हो गई ये कंप्लीट। तो कुछ सम्मन जो हैं ये सर्विस आउटसाइड द जो लोकेलिटी का जो जुरिस्डिक्शन है उस कोर्ट की, उसके बाहर भी भेजे जा सकते हैं। तो सर्विस उनकी भी वैसे ही करवानी है जहां ये सर्विस के लिए जाएंगे। तो ये क्या है, व्हेन ए कोर्ट डिजायर दैट अ समन इशूड बाय इट shall be served at any place outside its local jurisdiction, it shall ordinarily send such summon in duplicate to the magistrate within whose local jurisdiction the person summoned resides or to be there be served। मतलब जो मैजिस्ट्रेट दूसरे की जुरिस्डिक्शन में, तो ये लोकल मैजिस्ट्रेट होगा जिस कोर्ट में, जिस कोर्ट के पास अप्लाई किया है, जो इशू कर रहा है समन, तो उस कोर्ट को भेज देगा वो सर्विस के लिए जिस कोर्ट में वो प्रेजेंटली रिजाइड कर रहा है, जिसके अगेंस्ट सम्मन निकले हैं। तो इसी इसमें भी आ गया जो आउटसाइड का, इसका कैसे होना है, ये एक प्रूफ है, प्रूफ कैसे लाएगा, प्रूफ ऑफ सर्विस इन सच केसेस एंड व्हेन सर्विंग ऑफिसर नॉट प्रेजेंट। ये देखिए, व्हेन ए सम्मन इशूड बाय द कोर्ट is served outside the local jurisdiction, जैसे दूसरे मैजिस्ट्रेट ने अगर सर्विस की है, उसके प्रोसेस सर्वर ने प्रोसेस की है, उसका जो प्रोसेस सर्वर है उसने अगर समन सर्व किया है तो क्या होगा, एंड इन एनी केस वेयर द ऑफिसर हु हैज सर्व्ड ए समन इज नॉट प्रेजेंट एट द हियरिंग ऑफ द केस। तो क्या है, नेचुरली जिस कोर्ट को वापस आना है समन, जिसका समन इशू हुआ, अगर वो नहीं अवेल, क्योंकि दूरी पे होगा दूसरी कोर्ट का, आउटसाइड जुरिस्डिक्शन का समन, तो उस केस में क्या करना है, जो एन एफिडेविट परपोर्टिंग टू हैव बीन मेड बिफोर ए मैजिस्ट्रेट, तो फिर क्या एक जो सर्विंग ऑफिसर होगा वो अपना एक एफिडेविट दे देगा कि भाई मैंने ड्यू सर्विस करवाई है, जहां नहीं मिला है जो भी उसकी रिपोर्ट होगी। कई बार हो सकता है सर्विस नहीं हो, जैसे किसी कंडीशन में अगर सर्विस होती है तो देन ही हैज टू सबॉर्डिनेट एफिडेविट, और उस सूरत में कि सर्विस सामने वो एफिडेविट जो होगा प्रूफ हो जाएगा, और वो एफिडेविट उस कोर्ट को भेजना है जिसका सम्मन है। किसने भेजना है, जिसके पास सम्मन एंडोर्स सर्विस के लिए गया हुआ है। That such summon has been served and a duplicate of the summon purporting to be endorsed in the manner provided by section 62 or 64 by the person to whom it was delivered or tendered or with whom it was left shall be admissible in evidence, and statement made therein shall be deemed to be correct unless and until contrary is proved।
तो जो रिपोर्ट आ गई तो ये समझा जाएगा कि सर्विस ड्यू सर्विस हो गई है। जहां जो रिपोर्ट आई है अगर नहीं सर्विस हुई तो वो ड्यू कोर्स ऑफ प्रोसेस है वो उसको उसके कोर्ट ने सर्विंग ऑफिसर ने भेजी है। द एफिडेविट मेंशन दिस सेक्शन, जो एफिडेविट सुबोर्न किया प्रोसेस सर्विंग ऑफिसर ने, तो वो एफिडेविट उस कोर्ट ने, जिस कोर्ट मैजिस्ट्रेट के पास सर्विस के लिए गया, उसने वापस उस कोर्ट को भेजना है जिस कोर्ट ने इशू किया है सम्मन। मे बी अटैच टू द डुप्लीकेट ऑफ द सम्मन एंड रिटर्न टू द कोर्ट। ये हो गया तो वापस आ गया, ये आ गया आउटसाइड जुरिस्डिक्शन, जो हम सम्मन भेजते हैं और सर्विस करवाते हैं, उसका एक प्रूफ आ गया। हाँ, कुछ सम्मन है बाय पोस्ट, सर्विस ऑफ सम्मन ऑन विटनेस बाय पोस्ट, ये भी एक तरीका है कि विटनेस को भी बाय पोस्ट भेज सकते हैं। ये विटनेस का है। Notwithstanding anything contained in the preceding section of this chapter, a court issuing a summon to a witness may, in addition to and simultaneously with issue of such summon, direct a copy of the summon to be served by a registered post, addressed to the witness at the place where he ordinarily resides or carries on business or pursuing works for gain। तो ये एक पोस्टर बाई पोस्ट जो हम सम्मन विटनेस के जो विटनेस हमें चाहिए कोर्ट में, जिस कोर्ट जो कोर्ट इशू हो उसके अगेंस्ट भी हम सब बाई पोस्ट सम्मन इशू कर सकते हैं, उसकी सर्विस करवा सकते हैं। वेयर एन एक्नॉलेजमेंट पर्पटिंग टू बी साइंड बाय द विटनेस और एंडोर्समेंट पर्पटिंग टू बी मेड बाय ए पोस्टल एम्प्लॉय that witness refused to take delivery of the summon has been received, the court issuing summon may declare the summon to be duly served। तो कई बार होगा वो एक्नॉलेज नहीं कर रहा है, पोस्टल सर्विस जो उसको की गई है जिसके अगेंस्ट सम्मन है, अगर वो नहीं सम्मन लेना तो उसमें जो आ जाएगा, रिफ्यूजल की एंडोर्समेंट आएगी, तो वो समझा जाएगी जो पोस्टमैन करेगा, पोस्टल अथॉरिटीज करेंगी, तो वो समझा कि वो ड्यू सर्विस हो गई है। तो नेचुरली यही एक तरीका है रिफ्यूजल, तो उसमें तो ये आ गया आगे, ये हमारा सम्मन का प्रोसेस जो इसका टाइटल था ए, ये कंप्लीट हुआ। और अभी है ब्रंट में। कई बार सम्मन को नहीं, सम्मन के बावजूद भी अपीयर नहीं होता, सम्मन हुआ, सम्मन के सर्विस के बाद भी नहीं होगा, तो फिर कोर्ट के पास या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास जिसने पहले सम्मन की प्रेयर की थी, या कोर्ट का जो ड्यूरिंग ट्रायल था, मैं जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या ऑफिसर इंचार्ज या पुलिस स्टेशन ने प्रेयर की है कि सम्मन इशू किया जाए, जहां कोर्ट अपने लेवल पे पहले सम्मन इशू करता है, तो जिस ड्यू सर्विस के बावजूद भी नहीं आता है जिसके अगेंस्ट सर्विस हुई है, तो वो फिर क्या होगा, फिर उसके इन ल्यू फिर वारंट का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूरेशन, तो वारंट कैसे निकलेगा, एवरी वारंट ऑफ अरेस्ट इश्यूड बाय अ कोर्ट अंडर दिस कोर्ट शैल बी इन राइटिंग, जैसे पहले है राइटिंग में होना चाहिए, साइंड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने सिग्नेचर होना चाहिए ऑफ सच कोर्ट एंड शैल बियर द सील ऑफ द कोर्ट। इसमें वो बात नहीं की है डुप्लीकेट वाली, और ये अल्टरनेटिव भी नहीं है कि रूल्स वाला कि मैजिस्ट्रेट के आगे के अल्टरनेटिव कोई और भी साइन कर सकता है, जो सम्मन में हमने ऊपर पढ़ा। तो इसमें क्या है, एंड शैल वियर द सील ऑफ द कोर्ट, एक सिग्नेचर ऑफ द मैजिस्ट्रेट, साइमल्टेनियसली दे शुड बी ए सील, और वही राइटिंग होगी, टाइटल होगा केस का बीच बॉडी में, उसमें टाइम एंड प्लेस मुकर की होगी, कहाँ अपीयर होना है वारंट एग्जीक्यूशन के बाद। तो नेक्स्ट हम आ जाएंगे, एवरी सच वारंट शैल रिमेन इन फोर्स until it is cancelled by the court which issued it or until it is executed। दो चीजें हैं इसमें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें कई बार जहां पे भी गलती हो जाती है, तो इसके दो तरीके हैं अगर वारंट कराना, जहां तो कोर्ट इशूइंग कोर्ट कैंसिल करेगी उसको, वो किसके कहने पे करेंगे, अगर इन द मीन वाइल जो अक्यूज्ड अपीयर हो जाता है और प्रेयर करता है कैंसिल करो, तो उसमें वो कोर्ट कैंसिल कर सकता है और विड्रॉ कर सकता है, जहां पे उसने आगे सर्विस के लिए भेजा है, किसी पुलिस अथॉरिटी के पास भेजा है, तो उसे विड्रॉ कर, लेकिन वो समझो कैंसिलेशन ऑफ द वारंट हो गया। और जो दूसरी चीज है, दूसरी आ गई, और अंटिल इट इज एग्जीक्यूटेड, तो दूसरा क्या है कि
एग्जीक्यूट हो गया तो सर बस जे ब्रंट दो चीजें, ऑपरेशन उसका खत्म हो गया। जब जहां एग्जीक्यूशन हो गया तो ऑपरेशन जो ब्रंट का था, जो तो जहां जो आपने अगर उसको सर्विस उसकी कैंसिल हो गया, दो सिचुएशन है, कैंसिलेशन एट द इंस्टांस ऑफ द पर्सन अगेंस्ट होम इट इज इशूड, or executed against the person against whom it has been issued by the competent court, by the competent magistrate. तो ये आ गया सेक्शन, ये बी था ब्रंट ऑफ रेस्ट। ये कैसे होंगे, ये सेक्शन 70 मैंने पढ़ी, अभी 71 में आते हैं, पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन। तो कई बार बेलेबल ब्रंट होता है। ब्रंट भी दो किस्म के हैं, तो ये कई बार बेलेबल ब्रंट एट द फर्स्ट इंस्टांस हम इशू करते हैं ऑफर सम आफ्टर समन्स के। तो ये क्या है, बेलेबल ब्रंट के बारे में मुझे लगता है 72 होगा, पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन। तो एनी कोर्ट इशूइंग ए ब्रंट फॉर द रेस्ट ऑफ एनी पर्सन मे इन इट्स डिस्क्रिप्शन, तो क्या करेगी, डिस्क्रिप्शन एक्सरसाइज करते हुए डायरेक्ट बाय इंडोर्समेंट, उसके नीचे एक नोट लिखेगी ऑन द ब्रंट दैट इफ सच पर्सन एग्जीक्यूट्स ए ब्रंट with sufficient sureties for his attendance before the court at a specified time and thereafter until otherwise directed by the court, the officer to whom warrant is directed shall take such security and shall release such person from the custody. देखिए ये आ गया, ये बेलेबल ब्रंट हुआ। उसमें जब सिक्योरिटी आपने मेंशन किया कि भाई अगर ये बंदा जो आपने अरेस्ट किया है अगेंस्ट इन बाई इन एग्जीक्यूशन ऑफ ब्रंट, जो ब्रंट एग्जीक्यूट करते हुए आपने किया, तो उसमें एक कंडीशन है, अगर ये अपने तरफ से श्योरिटी फर्निश कर देता है और ये एक कमिटमेंट कर लेता है कि मैं कोर्ट में अपीयर हो जाऊंगा, तो उस सूरत में आप वो उसकी सिक्योरिटी श्योरिटी उसकी तरफ से श्योरिटी बॉन्ड लेके उसको आप रिलीज कर सकते हो विद द डायरेक्शन टू अपीयर in the court on a particular court at the particular time and day, जो whatsoever as mentioned earlier in the brunt. तो ये endorsement shall state the number of the sureties, जो कितनी आपने surety ली, the amount in which they and the person for whose arrestment is issued are to be respectively bound. तो जनरली क्या होता है, जे ब्रंट में ही मेंशन किया होता है कि अगर एक्यूज्ड जिसके खिलाफ ब्रंट इशू हुआ है, अगर वो इतने अमाउंट की श्योरिटी देगा तो उसको आप रिलीज कर दोगे, तो वो फिर जे एक उसी में होता है, वो बॉन्ड या श्योरिटी बॉन्ड लेके उसको जो टाइम भी दिया है जो मैंने पहले किया है। थैंक यू। तो ये मेरी एक ही है, मैं बार बार कहता हूँ कि ये आपका अपना चैनल है कानूनी चर्चा, तो आप को अगर अच्छा लगता है तो इसको शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।